डियर स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ नंबर 9 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। पाठ नंबर 9 भारतीय संस्कृति ऐतिहासिक किले। हम क्या पढ़ेंगे? पाठ नंबर 9 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। सबसे पहले है शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम शब्दार्थ कहते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वो शब्दार्थ होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ क्या होता है? संग्रहालय का अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान। जो भी हमारी पहले की पुरानी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उनको एक जगह इकट्ठी करने की जगह, पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान। पुरातत्व। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? पुरातत्व का अर्थ होता है प्राचीन तत्व। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? प्राचीन तत्व। त्रिकोण। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? तीन कोनों वाला। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? तीन कोनों वाला। आकर्षण। आकर्षण मीन्स, आकर्षण का अर्थ क्या होता है? आकर्षण का अर्थ होता है मोहना। मोहना यानी मन को सुंदर लगने वाला, कि हमारा मन करे कि हम उन चीज़ों को बार बार देखें या ले लें, यानी मन को सुंदर लगने वाला मोहना। गवाही। गवाही का अर्थ क्या होता है? गवाही का अर्थ होता है सबूत देना। गवाही का अर्थ क्या होता है? सबूत देना। गवाही का अर्थ क्या होता है? सबूत देना। जलाशय। जलाशय का अर्थ क्या होता है? जलाशय का अर्थ होता है जल स्रोत। क्या होता है? जल स्रोत, पानी की जगहें। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। प्राचीर। प्राचीर का अर्थ क्या होता है? गुंबद। प्राचीर का अर्थ क्या होता है? गुंबद। समृद्ध। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? समृद्ध का अर्थ होता है संपन्न। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? संपन्न। आश्चर्य। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? हैरानी। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? हैरानी। क पर देखिए, शब्द संपदा में से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली स्थान है, और इस बॉक्स में आंसर है। सबसे पहले आपको ये बॉक्स पढ़ना है, उसके बाद जो भी आ गया वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो खाली जगहें हैं आपको उसमें लिखना है, लेकिन आपको पहले वो ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि बॉक्स में आंसर दिया गया है ध्वजारोहण, शाहजहाँ, गवाही, राजस्थान, ग्वालियर। तो जैसे नंबर 1 पे है लाल किला। लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। देखिए ये आंसर है ना बॉक्स में, तो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। नंबर 2 पे है राणा मानसिंह तोमर ने कौन सा किला बनवाया था? राणा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर का किला बनवाया था। ये देखिए आंसर, कौन सा? ग्वालियर का किला बनवाया था। नंबर 3 पे है स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से डैश करते हैं। तो क्या करते हैं? ध्वजारोहण, यानी कि झंडा फहराते हैं। भारत का तिरंगा झंडा देखा है ना, तो क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। नंबर 4 पे है चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप की बहादुरी की गवाही देता है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो महाराणा प्रताप की बहादुरी की क्या देता है? गवाही देता है। क्या देता है? गवाही देता है। नंबर 5 पे है जैसलमेर का किला कहाँ पर है? जैसलमेर का किला राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। पे देखिए, नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
जो भी ये शब्द लिखे हैं आपको इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। क्या बनाना है? वाक्य बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन वो एकदम सही होना चाहिए एंड प्रॉपर होना चाहिए। जैसे नंबर 1 पे है संग्रहालय। संग्रहालय, तो इसका वाक्य बनाओ में क्या होगा? दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है। दिल्ली में क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय है। नंबर 2 स्वतंत्रता दिवस, तो इसका हमने क्या वाक्य बनाया है? 15 अगस्त को प्रतिवर्ष, मतलब कि हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नंबर 3 पे है जलाशय। इस जलाशय में स्वच्छ पानी है, मतलब कि ये जो जलाशय है इसमें एकदम साफ पानी है। इस जलाशय में स्वच्छ पानी है। त्रिकोण, नंबर 4 पे क्या है? त्रिकोण, यानी 3 आकार वाला, 3 भुजाओं वाला। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं। जो त्रिकोण होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। नंबर 5 है यमुना। तो यमुना का वाक्य हम क्या बनाएंगे? जैसे कि दिल्ली में यमुना नदी है, या मैं यमुना नदी में नहाने गया। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर यानी कि सही होना चाहिए। भाषा की बात। अब हम क्या पढ़ेंगे? भाषा की बात। जैसे का पे है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, यानी कि ये जो शब्द हैं, ये जो अक्षर हैं, इनका विच्छेद, विच्छेद मीन्स अलग करके लिखना है। इन सभी शब्दों को क्या करके लिखना है? अलग करके लिखना है। तो हम इनका क्या करेंगे? विच्छेद, यानी इन सभी शब्दों को, त्रि को अलग, र को अलग, ई की मात्रा को अलग, सब कुछ अलग करके लिखेंगे। इन शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे नंबर 1 पे है त्रिकोण। त्रिकोण का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? ये देखिए, ये किया हुआ है। जैसे है त्रि, आप देखिए हमारा मुख से कैसी ध्वनि निकलती है। जो हमारा मुंह है उसे कैसी ध्वनि निकलती है? जैसे कि है त्रि, त प्लस र प्लस ई, त्रि। को, क प्लस ओ प्लस न, त्रिकोण। देखिए, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वही अक्षर हमको लिखने हैं, वही शब्द हमको लिखने हैं। त्रिकोण, तो त प्लस र प्लस ई प्लस क प्लस ओ प्लस न प्लस अ, तो क्या बनेगा? त्रिकोण। नंबर 2 पर है आकर्षण। तो क्या बनेगा? अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस श प्लस अ प्लस न प्लस अ, आकर्षण। ओके। नंबर 3 पे है स्थित। तो क्या है? स ई थ अ त अ, तो स्थित। तो स प्लस ई प्लस थ प्लस आ प्लस ता प्लस आ, यानी कि स्थित। नंबर 4 पे है निर्माण। अब निर्माण के वर्णों का हमें क्या करना है? शब्दों का विच्छेद करना है, इसको अलग करना है। तो जैसे नी, न प्लस ई, र प्लस र प्लस म, निर्माण। तो न प्लस ई प्लस र प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस आ, तो क्या होगा? निर्माण। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस अंक की बिंदी, देखिए इसको भी हमने अलग से लिखा है यहाँ पर। स्वतंत्रता प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस आ, स्वतंत्रता। ये बिंदी है, ये देखिए, ये जो बिंदु हम करते हैं, ये हमने यहाँ पे, ये कटिंग नहीं है, ये बिंदु है। कभी आपको सोचो, ये हमने इसको अलग करके लिखा है स्वतंत्रता, ना कि जो बिंदी है वो हमने यहाँ पर अलग करके लिखना है, और वो आपको भी ऐसे ही लिखना है, तभी आपका सही माना जाएगा। नंबर 6 पे है जलाशय। ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस
श प्लस अ प्लस य प्लस अ यानी जलाशय। ओके, आपको कुछ नहीं है, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो आपको लिखनी है और मात्राओं को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब हमें ख पर क्या है, शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। यानी कुछ रॉन्ग शब्द हैं जहाँ कुछ मात्राएं उल्टी सीधी हैं, आगे पीछे लगा दिए हैं, कुछ शब्दों को आगे पीछे कर दिया है, उसे हमें शुद्ध यानी कि सही करके लिखना है। ये हमारी बुक्स में से ही हैं, आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी आ जाएंगे। आप पीडीएफ की ज़रूरत आपको तभी पड़े जब आपको नहीं आए, लेकिन आप बुक्स को अच्छी तरह वीडियो वगैरह देखोगे, पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इस पीडीएफ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से भी कर सकते हो। तो हमें खुद से कोशिश करके देखना है। और हिंदी में खासकर आपको मात्राओं का ध्यान रखना है बेटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ख शब्दों को शुद्ध करके पूर्ण लिखिए। नंबर 1 पे है संग्रहालय। तो संग्रहालय था कोई नहीं, संग्रहालय था, संग्रहालय था जहाँ पे हमारी बुकों को रखा जाता है, यानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। चाहे पुरानी बुक्स यानी पुस्तक हो या कोई भी पुरानी चीज़ें हो, वो क्या होता है, संग्रहालय। तो ये रा नहीं आएगा। नंबर 2 पे है पुरातत्व। तो पुरातत्व तो नहीं है, तो क्या है, पुरातत्व। तो क्या है, ये देखिए, ये आधा तय बीच में आ जाएगा, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, पुरातत्व। गवाही, तो इसकी मात्रा हम बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये की मात्रा गवाही। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान कोई होता है नहीं, राजस्थान होता है। क्या होता है, हम मात्रा को हटा देंगे तो क्या होगा, राजस्थान। देखिए जलाशय, जलाशय नहीं होता है, सही होता है जलाशय। तो ये श नहीं आएगा, ये वाला श आएगा, जलाशय। यमुना, देखिए बस मात्राओं का फर्क है। ऊ की मात्राएं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो आपको हमें मात्राओं की ध्यान रखना है। यमुना तो यमुना। ओके, चलिए अब ग पढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, जिससे हमारे भाव प्रकट होते हैं, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी हमें इन शब्दों की क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे नंबर 1 पे है राजस्थान, तो क्या आएगा, राजस्थानी। राजस्थान है तो राजस्थानी। प्रसिद्ध, नंबर 2 पे क्या है, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध तो प्रसिद्धि, प्रसिद्ध तो प्रसिद्धि। अब नंबर 3 पे समृद्ध है, तो क्या आएगा, समृद्धि। समृद्धि का भाववाचक क्या आएगा, समृद्धि। नंबर 4 पे है राज, तो राज का भाववाचक क्या आएगा, राजस्थान। राज का क्या आएगा, राजस्थान। नंबर 5 पे है स्वतंत्रता, स्वतंत्र, तो इसका भाववाचक आएगा स्वतंत्रता। नंबर 5 पे क्या है, स्वतंत्र, तो इसका भाववाचक क्या आएगा, स्वतंत्रता। ऐतिहासिक, नंबर 6 पे क्या है, ऐतिहासिक, तो इसका क्या आएगा, इतिहास। तो क्या आएगा, इतिहास। तो हमें क्या बनाना था, भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे घ। देखिए हिंदी भाषा में भी भाषा की स्पष्टता यानी सफाई के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जो हमारी हिंदी भाषा है, उस भाषा में स्पष्टता लाने के लिए कुछ चिन्हों, जैसे ये कोमे है ना, कोमा जो बोलते हैं, चिन्ह हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं। देखिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में स्पष्टता लाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार हैं, हम पढ़ेंगे कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। ये देखिए, ये सब हमारी बुक्स में लिखे होंगे, पर इससे पहले हमें
उसे पढ़ना पड़ेगा। ओके। नंबर 1 पे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी हमारी बात पूरी हो गई है, जो हम बात कह रहे हैं वो बात हमारी पूरी हो गई है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। यानी वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम लगाएंगे। नंबर 2 है अल्प विराम। देखिए, अल्प समय के लिए रुकने के लिए, अल्प समय जैसे मैंने लिखा राम, श्याम या कोई भी मैंने नाम लिखा तो उसमें हम क्या करेंगे? अल्प विराम, क्योंकि राम भी अलग था और श्याम भी अलग था, तो हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम। उनको अलग करने के लिए तो क्या होगा? वो अल्प विराम। नंबर 3 पे है प्रश्नवाचक। आपको पता ही है ना, क्वेश्चन मार्क, हम किससे प्रश्न कर रहे हैं या किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्न पूछे जाने पर वो क्या होता है? ये चिन्ह कहाँ पे लगाते हैं? प्रश्नवाचक। जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्न पूछे जाने पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये देखिए, ये चिन्ह है। आगे हम वाक्य पढ़ेंगे तो हमें चिन्ह भी लगाने पड़ेंगे। नंबर 4 पे है विस्मय आदि वाचक। विस्मय आदि वाचक क्या होता है? विस्मय आदि मनोभावों पर, जो हमारे विस्मय और मनोभाव को प्रकट करता है, वो विस्मय आदि मनोभाव को प्रकट करता है, उसे हम विस्मय आदि वाचक कहते हैं। अर्धविराम। देखिए, नंबर 5 पे है अर्धविराम, यानी हम आधी बात कहकर रुक जाते हैं। हमारी बात अभी आधी हुई है और हम वहाँ पर रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम। आधी बात को कहकर रुकने पर। अब ये देखिए सेंटेंस है, इस पे हमें चिन्ह लगाने हैं। आप पहले खुद, इसमें से मैं बुक में आपको आंसर लिख रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि आप भी आंसर ही देके, पहले जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको भी वैसे पढ़ना, तो शायद आपको भी खुद से वो आ जाए। नीचे लिखे वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाइए। जो नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं उस पर आपको उचित यानी कि सही विराम चिन्ह लगाने हैं कि कौन सा विराम चिन्ह आपको कहाँ पर लगाना है। अब देखिए, नंबर 1 पे है मैंने खाना क्यों नहीं दिया, यानी मैंने खाना क्यों नहीं दिया, तो क्या हुआ? उसने हमसे क्या किया? प्रश्न किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, क्वेश्चन मार्क का निशान आएगा। क्या किया था? प्रश्न। नंबर 2, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी तो तुमसे प्रश्न कर रही हूँ, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि नहीं कर रही आपसे? मैंने आपसे प्रश्न किया ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक। नंबर 3, आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। देखिए, और वर्षा होगी। पहले मैं आधी बात पे रुक गई, आज मौसम सुहावना यानी कितना अच्छा है, तो मैं यहाँ पे रुक गई। फिर वर्षा होगी तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा था हमने, क्या आएगा? अल्प विराम। ये है ना अल्प विराम। देखिए, तो आज मौसम सुहावना है, यानी मैंने आधी बात कही और मैं अपनी बात कहकर रुक गई, यानी अल्प समय के रुकने के लिए जो मैंने बात कही मैं वहाँ पर रुक गई, तो वहाँ पर क्या आया? अल्प विराम। फिर मैंने अपने वाक्य को पूर्ण किया, वर्षा होगी, कि वर्षा होगी, तो मेरा वाक्य क्या है? फिर पूरा हो गया, तो फिर वहाँ पर क्या आ गया? पूर्ण विराम। नंबर 4, देखो मैंने नाम बताया था ना, इसमें मैंने राम श्याम बताया था, लेकिन इसमें क्या है? सोनल और क्रियांश। सोनल और क्रियांश यानी अल्प, यानी कि ये अलग अलग है। सोनल भी अलग है और क्रियांश भी अलग है, और शैवी एक ही परिवार के हैं। यहाँ भी पूर्ण विराम, यानी मेरी बात पूरी हो गई। तो पहले क्या हमने अल्प विराम लगाया, उसके बाद हमारी बात पूरी हो गई तो मैंने पूर्ण विराम लगाया। 5, वाह। देखिए, वाह विषम आदि बोधक। देखिए, ये रहा विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करना, तो यहाँ पर क्या आएगा? विस्मय आदि वाचक। क्या बात है? फिर मैं उससे अपना प्रश्न कर रही हूँ कि क्या बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक। नंबर 6 पे आज तुमने क्या खाया, ये भी तो मैं तुमसे प्रश्न कर रही हूँ, तो आज तुमने क्या खाया, तो यहाँ पर क्या आएगा?
प्रश्नवाचक क्या आएगा? प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले बेटा ऐसा नहीं है कि हमने आंसर लिखा है आपको भी देखकर आंसर टेप देना, नहीं। सबसे पहले हम लेसन पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम खुद से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। PDF हो, बहुत ज़रूरत हो तभी देखो, नहीं तो आप खुद से करने की कोशिश करो। हाँ, आप मैच कर सकते हो आपका सही है या गलत। ओके, तो आपको सबसे पहले पाठ को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।